प्राचीन बिहार के अंतर्गत इसमें हम गुप्तकालीन बिहार के बारे में देखेंगे। गुप्तकालीन बिहार इसमें है कि मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी। कुषाणों एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व ईस्वी में तीन राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश प्रमुख है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था, जो इस तरह है। गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराज गुप्त ने लगभग 240 ईस्वी पूर्व में की थी। उनका वास्तविक नाम श्रीगुप्त था। चीनी यात्री एत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के व्यय के लिए 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त के समय में महाराज की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहास केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भार शिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। वह 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण के अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत भी कहा जाता है। अवसर को यानी चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण के अवसर को गुप्त संवत भी कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका काल है 319 से 335 ईस्वी, यह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था जो 319 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक था जिसने स्वतंत्र रूप से शासन किया। इसने नवीन संवत गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। पुराणों तथा प्राग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह एक दूरदर्शी सम्राट था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा लिच्छवी राज्य मगध के सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। यह है गुप्त वंश का पहला सिक्का। गुप्त वंश का पहला सिक्का इस तरह का था। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त कर लिया। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना लिया। राजा रानी प्रकार के सिक्कों का किसने प्रचलन करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। इसके बाद राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया।
अब है समुद्रगुप्त, जिसका काल है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, लगभग 40 वर्ष। चंद्र प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इसे पराक्रमांक कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की मुद्राएं। समुद्रगुप्त की हमें कुल 6 मुद्राएं प्राप्त होती है। ये मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। गरुड़ प्रकार का मुद्रा। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त के नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करती है। इस मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंह देवी के साथ साथ पराक्रमः शब्द अंकित है। इसके बाद है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। इसके पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथः अंकित है। मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। परशु प्रकार। इसमें राजा परशु धारण किए हुए हैं तथा उसकी उपाधि कृतांत यम यानी परशु अंकित है। अश्मेघ प्रकार। इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्मेघ यज्ञों का प्रमाण है। इस मुद्राओं पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख है। राजा धीराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है। उत्कीर्ण उस पर, यह सब उत्कीर्ण है उस पर। इसका व्याघ्र हनन प्रकार। इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। वीणा वादन प्रकार। इस मुद्राओं से समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान सम्राट था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश मिलता है। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश मिलता है। वह उदार, दानशील तथा सहिष्णु था। उसने असहाय तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। ये काला वाला भाग जो है चंद्र प्रथम का था। काला वाला भाग चंद्र प्रथम का। इसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जी थोड़ा उजला वाला है, समुद्रगुप्त का भाग है। और ये बॉर्डर काला वाला जो चंद्र द्वितीय का है। इसका गुप्त शासकों द्वारा विजित क्षेत्र। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी उसमें थे संधि विग्रहिक, संधि एवं युद्ध का मंत्री होता था। कुमारामात्य गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। खाद्य टपाकिक राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाला शासक था। समुद्रगुप्त को
धरणी बंध एवं धर्म की प्राचीर भी कहा गया है। धरणी बंध एवं धर्म की प्राचीर भी कहा गया है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत इसमें सम्मिलित था। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियाँ उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। समुद्रगुप्त के काल में सदियों की राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा था। यह प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए इस अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। गुप्त शासक एवं अभिलेख। समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। कुमारगुप्त का है बिलसर स्तंभ लेख है। इसका स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। समुद्रगुप्त की मुद्राएं। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद है रामगुप्त। 375 ईस्वी से 380 ईस्वी इसका काल है, 5 वर्ष का। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर उसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राज को भेंट में दे दिया था। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर व स्वाभिमानी व्यक्ति था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और शासक बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसका काल है 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक, यानी 20 वर्ष 34 वर्ष तक। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से उत्पन्न हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने 380 ईस्वी से 440 ईस्वी 414 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि है। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वकाटक और कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं हैं इसमें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुप्तराज, गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। वकाटकों और गुप्तों के सम्मिलित शक्ति से उसने शकों का उन्मूलन किया। कदम राजवंश का शासन कुंतल यानी कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा गया है। फायान का यात्रा विवरण। फायान चीन यानी मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। वह ताम्रलिप्ति, श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा। उसका वर्णन इस प्रकार है। मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। यहाँ के लोग सुखी एवं संपन्न थे। लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था।
मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे और मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। चंडाल अपवाद है, अब उस समय चांडाल जो था ये इस सब का प्रयोग करता था, अपवाद में है। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्राएं की। संकीसा तथा श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा तथा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। उसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु की भी यात्राएं की। चीनी ग्रंथों में भारत को इंटू कहा गया है। चीनी ग्रंथों में भारत को इंटू कहा गया है। चंद्र द्वितीय के समय ही फाहियान नामक चीनी यात्री 399 ईस्वी में भारत आया था। फाहियान चंद्र द्वितीय की विजय यात्रा। चंद्र विक्रमादित्य एक महान एवं प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का अधिकतम विस्तार किया। शक विजय। पश्चिम में शक शक्तिशाली थे, एक गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते रहते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर राज्य करते थे। 389 ईस्वी से 412 ईस्वी के मध्य चंद्र द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर उन्हें विजित किया गया। महरौली का लौह स्तंभ है चंद्र द्वितीय के समय का। महरौली का लौह स्तंभ। वहीकल विजय। महरौली स्तंभलेख के अनुसार चंद्र द्वितीय ने सिंध के 5 मुखों को पार कर वहीकों पर विजय प्राप्त की। बंगाल विजय। महरौली स्तंभलेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चंद्र द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को पराजित किया था। चंद्र द्वितीय के नवरत्न। चंद्र द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। वो थे धन्वंतरी, छपनक है। धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट, खरपर, कालिदास, बड़ामिहिर तथा बड़रुचि, ये 9 रत्न थे चंद्र द्वितीय के दरबार में। गणराज्यों पर विजय। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। परिणामतः चंद्र द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में विलीन किया। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्र द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। चंद्र द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। निस्संदेह चंद्र द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष का काल था। कुमारगुप्त प्रथम 414 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्र द्वितीय के पश्चात 414 ईस्वी में उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था, जो वैशाली का राज्यपाल था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति और सुव्यवस्था का काल था। इसके काल में गुप्त साम्राज्य उन्नति की प्रकाष्ठा पर था। इसने अपने साम्राज्य को अधिक संगठित बनाए रखा। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। मिलरकद अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख एवं शांति का वातावरण विद्यमान था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था।
किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। उसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कुमार गुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्रों से युद्ध। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमार गुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षणों में शांति नहीं थी। इसी काल में पुष्यमित्रों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमार गुप्त के पुत्र स्कंद गुप्त ने किया था। उसने पुष्यमित्रों को युद्ध में परास्त किया था। इसका दक्षिणी विजय अभियान। इतिहास के कुछ विद्वानों के मतानुसार कुमार गुप्त ने भी समुद्र गुप्त के समान दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया था, लेकिन सतारा जिले से प्राप्त अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद स्कंद गुप्त। इसका काल है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। पुष्यमित्रों के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंद गुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्रों को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंद गुप्त ने विक्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। कहोम अभिलेख में स्कंद गुप्त को सक्रोपन कहा गया है। स्कंद गुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कंद गुप्त कालीन मुद्राएं इस प्रकार की थी। स्कंद गुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। उसने 2 माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जराई द्वारा उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। हुनों का आक्रमण। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंद गुप्त के काल में हुआ। हुन मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। गोविंद गुप्त का विद्रोह। यह स्कंद गुप्त का छोटा चाचा था, जो मालवा के गवर्नर पद पर नियुक्त था। इसने स्कंद गुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्कंद गुप्त ने इस विद्रोह का दमन किया। वकाटकों से युद्ध। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंद गुप्त ने वकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। हुन अपनी जनसंख्या और प्रसार के लिए 2 शाखाओं में विभाजित होकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। पूर्वी शाखा के हुनों ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। स्कंद गुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। इसके बाद पुरुगुप्त। पुरुगुप्त वृद्धावस्था में सिंहासन पर बैठा था, फलतः वह सुचारू रूप से शासन को नहीं चला पाया और साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ लेख में इसका समय 445 ईस्वी अंकित है। इसके बाद है बुधगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त शासक बना, जो नालंदा से प्राप्त मुहर के अनुसार पुरुगुप्त का पुत्र था। उसकी मां चंद्र देवी थी। उसने 475 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया। ह्वेंगसंग के अनुसार बौद्ध मत का अनुयायी था। ह्वेंगसंग के अनुसार वह बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफ़ी धन दिया था। इसके बाद है नरसिंह गुप्त बलादित्य। बुधगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंह गुप्त शासक बना। इस समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में क्रमशः मगध, मालवा तथा बंगाल में बट गया। मगध में नरसिंह गुप्त, मालवा में भानुगुप्त, बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में वैन्यगुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। नरसिंह गुप्त तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। कुमारगुप्त तृतीय। नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध के सिंहासन पर बैठा। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावलियाँ। भाग किसे कहा गया है? राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा को भाग कहा जाता था। भोग।
राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर भोग कहलाता था। उपरंग, अस्थायी काश्तकारों के लिए कर जो था उसको उपरंग कहा जाता था। ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों के लिए जो कर था उसको ऊपरी कर कहा जाता था। हिरण्य, द्रव्य नगद रूप से लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। विष्टि, निःशुल्क या बेगार श्रम को विष्टि कहा जाता था। दिनार, स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता था। अग्रहार, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। इसके बाद गुप्तकालीन रचनाएं। पहला मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास के द्वारा इसकी रचना किया गया था। अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा है इसमें। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम का एक दृश्य है यहाँ। इसके बाद मुद्रा राक्षस, यह विशाख दत्त द्वारा लिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विश्लेषण कथा है इसमें। विक्रमोर्वशीयम, यह भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। सम्राट पुरुरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। इसके बाद है मृच्छकटिकम, यह शूद्रक द्वारा लिखा गया है। इसमें चारुदत्त एवं बसंत सेना की प्रेम कथा है, गाथा है इसमें। इसके बाद स्वप्नवासवदतम, यह भास के द्वारा लिखा गया है। महाराजा उदयन एवं वासवदता की प्रेम कथा है इसमें। देवी चंद्रगुप्तम, यह विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। चंद्र द्वितीय द्वारा शक राजा का वध एवं ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी से विवाह की चर्चा है इसमें देवी चंद्रगुप्तम में। अन्य रचनाएं हैं 10 कुमार चरित, वह दंडित द्वारा लिखा गया है। काव्यादर्श दंडी के द्वारा लिखा गया है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। बृहद संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में है। भुमरा का शिव मंदिर यह सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर यह पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नागोद का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद गुप्तकालीन विद्वान वत्स भट्टी गुप्तकालीन विद्वान में है। वत्स भट्टी यह रावण वध, इसके द्वारा रचना रावण वध रचना किया गया है। भास इसने स्वप्नवासवदतम तथा चारुदत्तम को लिखा है। अमर सिंह अमरकोश को लिखा है। शूद्रक मृच्छकटिकम को लिखा है। वराहमिहिर बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका को लिखा है। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत तथा आर्यभट्टियों को लिखा है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत को लिखा है। बाघभट्ट अष्टांग हृदय यानी चिकित्सा से संबंधित है, तो बाघभट्ट ने इसको लिखा अष्टांग हृदय को। इसका धन्वंतरी शल्य शास्त्र चिकित्सा से संबंधित इसने रचना की है शल्य शास्त्र की। यह है ब्रह्मगुप्त और यह है देवाजन वराहमिहिर। प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। अब भूमि के प्रमुख प्रकार क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। खिल, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहा जाता था। अपरहत, बिना जोती गई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। गोचर, पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चारण एवं भाट कहा जाता था।
पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चारण एवं भाट कहा जाता था। और विभिन्न प्रकार के कर, धान्य, अनाज में राजा का हिस्सा उसको होता था, उसको धान्य कहा जाता था। चाट, लुटेरों से बचाने के लिए जो कर था उसे चाट कहा जाता था। भटकर पुलिस कर था, पुलिस कर भटकर था। इसका प्रणय अनिवार्य कर था और विष्टि बिगाड़ कर था, विष्टि बिगाड़ कर। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर गुप्त ताम्रपत्र में भूमि की बिक्री संबंधी अधिकारियों की क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी महाबलाधिकृत सेनापतियों कहा जाता था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। संधि विग्रहिक युद्ध तथा संधि से संबंधित विदेश मंत्री होता था। विनय स्थिति शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का प्रधान था। महाअक्षपटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चौरोधर्निक गुप्त विभाग का प्रधान होता था। इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जबकि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। भूमि कर से जुड़े अधिकारी। ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह अधिकारी होता था, उसे ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। महाअक्षपटलिक आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी होता था। महाअक्षपटलिक एवं करनिक होता था। इसका शौल्किक सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी होता था। इसका न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी न्यायाधिकरण कहलाता था। सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो संस्कृत भाषा में था, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। चंद्रद्वितीय के दरबार के प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे एवं दशमलव प्रणाली का विकास किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री था। बरामिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राकृतिक नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। बाघभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। तिगिन को हुनों का प्रथम राजा माना गया है। गुप्त काल की धार्मिक स्थिति। मंदिरों मूर्तियों का निर्माण हुआ। अवतारवाद की अवधारणा का उदय। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव धर्म का विकास हुआ। नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई। इस काल में वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया। शैव संप्रदाय को भी संरक्षण मिला। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना इसी काल में विकसित हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों में से मिलता है, जिनकी प्राप्ति गया और शाहाबाद जिले के क्षेत्रों से हुई है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। इस अभिलेखों से कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तथा सत्ता विस्तार करने
और मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। कृष्णगुप्त के उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। यह हर्ष की मुद्राएं हैं। मगध क्षेत्र पर शशांक का आक्रमण हुआ, जिसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट कर किया और बोधगया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई। देवगुप्त ने शशांक से समझौता कर कनौज के मौखरी शासक गिरिवर्मा को मार डाला। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पहले तक बिहार का इतिहास नितांत संघर्ष का साक्षी रहा। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आ गए। कनौज के हर्ष की प्रतिमा है। हर्ष की मृत्यु के बाद बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई, जिसके प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण किया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। हर्षवर्धन के समय की कलाकृतियां हैं। इसका अंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसका राज्य मगध उत्तर एवं पूर्वी बिहार तक विस्तृत था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का पतन हो गया। इस वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। 725 ईस्वी के लगभग कनौज के शासक यशोवर्मन ने उसकी हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। इस समय तक पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। ह्वेंगसंग की भारत यात्रा के समय मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेंगसंग ने भारत भ्रमण हर्ष के शासनकाल में किया। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेंगसंग 635 ईस्वी के समीप जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलिपुत्र नगर ध्वस्त हो चुका था। ह्वेंगसंग का प्रतिमा है। ह्वेंगसंग का विवरण। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेंगसंग स्थल मार्ग से भारत आया। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे समय तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा, जो बिहार में है, विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपनी ग्रंथ सी युकी नाम से लिखा। ह्वेंगसंग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेंगसंग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। उसने शूद्रों को किसान कहा था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। तो इस तरह से प्राचीन बिहार के इतिहास से गुप्तकालीन इतिहास को देखे हैं। फिर इससे आगे मध्यकालीन बिहार को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।